वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम लोग 7/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे सॉल्यूशन देखेंगे, और बाकी जो भी आपका यहाँ पर जो है पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4x + 3y और 4y - 4x का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पर रखेंगे, x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 4 आती है, 4 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 प्लस y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। रेशियो यहाँ पर जो है y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, माइनस x का वैल्यू कितना है, 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 12 12 कितना हो जाता है आपका, 24, यानी कि 24, और 16 में से 12 जाएगा तो 4 से काटेंगे 24 को तो 6 बार में चला जाएगा। तो आपका अनुपात में वैल्यू कितना आ गया, 6:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली 5 भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या आपका किसे कहा जाता है, कंपोजिट नंबर को कहा जाता है। वैसी संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर, यानी कि 3 संख्या से कटती है। एक तो हो जाता है कि 1 से कटे या फिर खुद से कटे, यानी कि 3 कम से कम उसका मतलब फैक्टर होना चाहिए। तथा पहली जो है 5 अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के माध्य का अंतर, यानी कि मीन का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाता है, तो 4। 4 के जो है 3 फैक्टर, एक तो 1 से कटता है, एक आपका 2 से, एक खुद 4 से कटता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 4 होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा, 6 होगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, 8। 8 के बाद 9 भी, 9 भी जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 9 खुद से कटेगा, यानी कि 3 संख्या से कट रही है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 10। तो ये आपका क्या हो गया, 5 भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर हो गए। इनका हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो हो जाएगा 6 4 10, 10 10 20, 20 और 17 कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 37। तो 37 बटा हमें माध्य चाहिए, तो टोटल कितने संख्या, 5 से है, तो भाग कर देंगे तो ये क्या निकल गया, पहली 5 जो है भाज्य संख्याओं का माध्य निकल गया। फिर जो हमें क्या चाहिए, पहली 5 अभाज्य संख्याएं चाहिए, क्योंकि उनका भी माध्य निकालना है। तो पहली जो है 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 आपका हो गया, 3 अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 और 11 भी आपका प्राइम नंबर है। टोटल योग कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो आपका 7 5 12, 3 15, 2 17, 17 11 कितना हो गया, 28/5, क्योंकि जो है टोटल योग 28 है, और औसत निकालने के लिए यानी कि माध्य निकालने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 5 संख्याएं। तो ये आपका क्या आ गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का ये माध्य आ गया। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा, अंतर पूछा जा रहा। तो अंतर आपका क्या कितना आ जाएगा, 37/5 माइनस 28/5, तो आपका कितना आ जाएगा, 9/5 आएगा। कितना आएगा, 9/5। पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट में वैल्यू 1.4 आपका आंसर होगा। 1.4 नहीं, 1.8 सॉरी, क्योंकि 4 बचेगा शेष, आपका 1.8 होगा। 9 को 5 से भाग करेंगे तो 1.8 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4, और सबसे छोटा अगर आपसे प्राइम नंबर पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, 2 होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो एक चीज़ आपको और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, तो याद रखना है 15 है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है, तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में जो आपसे इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा चुका है पहले ही, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के यानी कि वृत्त में से एक वृत्त खंड काटा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि वृत्त खंड का कोण जो है 40 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले जो आपके वृत्त खंड का एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा आपका कितना हो जाता है 360 डिग्री होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 21 को 2 बार गुना कर देंगे, इंटू डिग्री कितनी दी गई यानी कि थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, बटा नीचे कितना हो जाएगा 360। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 40 से काटेंगे 360 डिग्री को तो 9 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, ये 7 7 कट गया, 22 सत्य आपका कितना हो जाता है 154। तो 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त खंड का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो पुरुष एक स्थान पर एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमें चाहिए क्या, समय चाहिए। तो समय यानी कि टाइम का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, समय ही चाहिए। तो ये जो है समय किसका चाहिए, अगर ये इतनी दूरी, कितनी दूरी 8.5 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी जो है आपस में यानी कि इन दोनों व्यक्तियों की इतनी दूरी कब हो जाएगी, वो समय आपको निकालना है। तो जब एक ही दिशा में, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि एक ही दिशा में इतनी जो दूरी जब जाएगा यानी कि इतनी दूर एक दूसरे से हो जाएंगे दोनों व्यक्ति, तो जो है एक ही दिशा में जा रहे तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चाल यहाँ पर घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 5.5 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.5। तो ऊपर जो दोनों के बीच की दूरी होना वो दूरी दी गई है और नीचे क्या है चाल है, क्योंकि एक ही दिशा में है तो चाल घट जाएगी। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। पॉइंट से पॉइंट चला गया क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो चला जाएगा, 5 से काटेंगे 85 को तो 17 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना समय लगेगा तो 17 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश में 3 गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। तो दी गई भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले अंश और हर से रिलेटेड, तो आप इसे ज़्यादातर क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला लाइन, इस लाइन को जो है क्या करेंगे पहले फॉलो करके देखते हैं बाई ऑप्शन से। यहाँ पर क्या बोला गया कि हर जो है अंश से 2 अधिक है, यानी कि ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, अंश होता है यानी कि न्यूमिनेटर होता है, और नीचे वाला क्या हो जाता है आपका हर यानी कि डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अंश जो है हर जो है अंश से क्या है 2 अधिक है। तो अंश से 2 अधिक है, यहाँ तो 3 अधिक दिख रहा, अंश 1 है, हर 4 है, तो कितना अधिक है 3 अधिक है, यानी कि रहना कितना चाहिए था 2 अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ये क्या है 3 अधिक होना चाहिए था, तो ऊपर वाला 2 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 नीचे सही है। यहाँ पे जो है कितना 2 अधिक रहना चाहिए था, 2 और 2 कितना होना चाहिए था, नीचे 4 होना चाहिए था, लेकिन 3 है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 अधिक होना चाहिए था, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर छट गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। फिर अगला ये वाला लाइन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया कि हंस में यदि अंश को 3 से गुना किया जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो संख्या उसको जो है क्या किया जाता है 3 से गुना किया जाता है, और हर को 2 से गुना किया जाता है, तो कितना बन जाना चाहिए 1/2 बन जाना चाहिए। लेकिन ये तो 2 से 2 गया तो बचा कितना 3/5, लेकिन ये कितना बना रहा है 3/5 बना रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना 1/2, यानी कि ये नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन बचा उसे चेक करना चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं, वैसे आपका यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग है, तो यहाँ ऊपर क्या अंश को 3 से गुना करना है, हर को क्या करना है 2 से, तो 3 से 3 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और हमें चाहिए था कितना 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि कितनी है। तो कोई भी मूलधन या फिर कोई भी धनराशि खुद में 100% होती है, ये मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बताएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे हम लोग। तो मैंने जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला था, वहाँ से मैंने जो है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर निकालने का रेशियो वाला तरीका मैंने बताया था। अगर आपको रेशियो से नहीं बनाना आता है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। वो वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको रेशियो मेथड बताएंगे, कि उससे जो आप आसानी से हल कर पाएंगे और समय की भी बचत होगी। तो 2 साल का मैंने रेशियो क्या बताया था, वहाँ पर 2:1 बताया था। तो यहाँ पर जो है प्रति साल जो है ब्याज कितना लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, 4 का भी 4% निकालेंगे। तो 4 का 4% कितना हो जाएगा, 0.16% होगा। क्या होगा, 0.16% होगा। और ये जो रहता है वो असल में वो क्या रहता है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज रहता है। और ये जो आपस में हम लोग गुना करेंगे वो असल में आपका क्या रहता है, वो आपका रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो हमें तो यही तो चाहिए, यानी कि इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर प्रतिशत में कितना है, तो 0.16% का अंतर है। और रुपये में कितने रुपये के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 100, काटेंगे 4 से तो 4 25 20, 4 से काट लिया, फिर 4 बचा तो 4 यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 25 बार में। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 25 25 125 रुपया आ गया। हमें क्या चाहिए, मूलधन यानी कि धनराशि चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 125 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया रेशियो वाला तरीका। अगर आप रेशियो से नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप उस फार्मूला पे वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपका हो जाता है P/R² बटा नीचे कितना हो जाता है, 10,000 इक्वल आपका क्या हो जाता है, इक्वल टू आपका हो जाता है CI माइनस SI। ये आपका 2 साल का फार्मूला होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का। तो आप चाहे तो रेशियो से बना सकते हैं या फिर फार्मूला से बना सकता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से लेकर 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यानी कि 2004 से लेकर जो 2008 तक मोबाइल के जो बिक्री में वृद्धि आई है उसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो 2004 में जो है मोबाइल बिक्री कितनी थी, 45 लाख, क्योंकि जो संख्या दी गई है लाख में, तो 45 लाख। और 2008 में जो है कितनी हो गई, 70 लाख हो गई। यानी कि अगर 2004 में खुद की जो है बिक्री के हमेशा जो है कितनी रहती है, 100% रहती है। कोई भी संख्या खुद में 100% रहती है, यानी कि 2004 में अगर जो है बिक्री 100% थी तो यहाँ पर जो है कितना हो गई, 2 गुना हो गई। तो 2 गुना अगर हो गई तो प्रतिशत में भी कितनी हो गई होगी, 2 गुना, यानी कि कितनी हो गई, 200% हो गई। तो 100% से 200% हो गई, तो वृद्धि कितने की हो गई, 100%, यानी कि 100% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं परसेंट में डायरेक्ट यानी कि बेसिक तरीका से, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 35 से कितनी हो गई, 70, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, 35 की। तुलना हमें किससे करना है, 2004 वाले बिक्री से। तो 2004 में उत्पादन कितना था, यानी कि बिक्री कितनी थी, तो 35 था, 35 लाख था। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, 35 चला गया, यानी कि 100% आ जाएगा। तो बेसिक से आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम जो है ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है। यदि जो है AL 20 सेंटीमीटर, CD 18 सेंटीमीटर और CM 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर से ये आपका क्या बन गया,
ये आपका यहाँ पर से पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर हम लोग नाम दे लेते ए बी सी डी, ये आपका क्या है ए बी सी डी है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि ए एल जो है ए एल और सी एम सी डी और ई डी पर अभिलंब है। कौन है, ए एल जो है सी डी पर अभिलंब है, ए एल सी डी पर, यानी कि ए एल इस तरीके से ए एल जो है सी डी पर क्या है अभिलंब है। और आपका एक कौन सा है सी एम जो है क्या बोला गया सी एम, इस तरीके से सी एम जो है किस पर अभिलंब है, सी एम आपका ई डी पर अभिलंब है। सॉरी आपका ये इधर नहीं है, ये आपका इधर है, किधर है इधर है, यानी कि ये जो आपका क्या है सी एम जो है किस पर ई डी पर अभिलंब है, ना कि ए बी पर। मैंने शुरुआत में आपका ए बी पर बना दिया था, तो ई डी पर अभिलंब है, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर से जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर दिया गया है कि ए एल जो है कितना दिया गया है, ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी डी यानी कि एक जो है भुजा पैरेललोग्राम के यानी कि समानांतर चतुर्भुज की जो है ये जो है बेस यानी कि आधार की लंबाई कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर फिर जो है क्या दिया गया सी एम इसकी जो है कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं ए एम की लंबाई निकाल सकते हैं। ए एम की अगर हमें लंबाई पता चल जाएगी तो हमें इस जो है समानांतर चतुर्भुज का क्या निकाल सकते हैं, फिर परिमाप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो एक तरीके से लेंथ है, ये हमें ब्रेथ पता चल जाएगी तो परिमाप निकल जाएगी। परिमाप का वैसे आपको फार्मूला ही पता होना चाहिए। फार्मूला क्या हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये परिमाप का फार्मूला होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से जो है पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं ई डी। तो ई डी निकालने के लिए जो हम लोग को क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज का एक तो फार्मूला हो जाता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन एक और दूसरा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आधार गुना हाइट भी उसका फार्मूला होता है। क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार जो है यहाँ पर कितना, जैसे कि ये जो है सी डी का आधार कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर, और यहाँ इस पर जो है विलंब की लंबाई जो है कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम का टोटल एरिया हो गया, जो कि किसके बराबर होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर से अगर निकाले कि ए बी यहाँ पर बेस मान ले, सॉरी ए बी नहीं ए डी अगर बेस मान ले, ये जो है ए डी है यानी कि ये पूरी ए डी लंबाई है। तो ए डी अगर बेस मान ले तो इसकी हाइट की कौन सी है ए एम है, यानी कि ए डी का तो हमें वैल्यू चाहिए तो उसे ए डी से डिनोट कर देते इनटू इस पर जो अभी लंब है उसकी लंबाई कितनी है 15। तो ये क्या हो गया दोनों समचतुर्भुज का, सॉरी समचतुर्भुज नहीं समानांतर चतुर्भुज का क्या है दोनों एरिया, यानी कि दोनों एरिया क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे यहाँ पर से ए डी का वैल्यू आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में 4 बार में, ये 3 छक 18 यानी कि 6 बार में चला जाएगा। तो ई डी आपका कितना आ गया 6 चौक 24 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका इधर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ भी पता है ब्रेथ भी पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा 24 से 18 कितना हो जाएगा 42 दूनी आपका कितना हो जाता है 84 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई समानांतर चतुर्भुज की आपकी पेरीमीटर आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाई चार्ट मनीष में जो है मासिक वेतन के अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चे के हिस्से को निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका मेन क्वेश्चन है, ये जो आपका ग्राफ में क्या क्या दिया गया है, ग्राफ में जो है जो अलग अलग जितने प्रतिशत खर्च किए जाते हैं वो आपका दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि मनीष का वेतन 50,000 है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो, यानी कि अगर पहले जो है सेविंग 10% है तो अब कितना हो जाए 2 गुना सेविंग, यानी कि 2 गुना बचत हो। तो पहले अगर 10% हो रहा था तो अब सेविंग कितना उसे चाहिए 20%। अब वो चाहता है कि 20% सेविंग हो। तो पहले 10% हो रहा था, उससे दोगुना यानी कि 20% उसे अब लगता है कि बचत होनी चाहिए। और बोला गया कि और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% हो। तो अगर जो है किसी भी व्यक्ति का जो है मासिक वेतन खुद में कितना रहा होगा 100%, तो 100% में से 20% क्या कर लेता है बचत कर लेता है। तो अगर 100 में से 20% बचत करता है तो कुल मिलाकर खर्चा कितना करता होगा 80% खर्च करता होगा। तो बोला कि जितना खर्च कर रहा है उसका 50% किस पर खर्च करेगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि घरेलू खर्च पर खर्च करेगा। तो यहाँ पर 80% का 50% कितना हो जाएगा 50%, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आधा,
यानी कि 80 का आधा जो है कितना हो जाएगा 40%, यानी कि 40% किस पर खर्च करना चाहता, हाउस होल्ड पर खर्च करना चाहता। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य खर्चों में, अन्य जो है उसको अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है टोटल इनकम उसका 100% है, उनमें से 20% बचत करता है और उनमें से 40% हाउस होल्ड पर जो है खर्च कर देता है, यानी कि घरेलू खर्च पर। तो टोटल जो अब तक रुपये का जो है अलग अलग तरीके से बट कितने में गया, 20% यहाँ, 60%, 40% यहाँ, यानी कि टोटल जो है 60% अभी तक हमें पता चल गया कि किस किस पर खर्च होगा और बचत होगा। बचा कितना, 40% अभी भी जो है क्या है, वेतन बचा हुआ है। और ये जो 40% वो किस पर खर्च किया जाता था, एजुकेशन पर, ट्रैवलिंग पर और मेडिसिन पर। पहले कितना खर्च किया जाता था, 15-15, 30-20, 50% खर्च किया जाता था, लेकिन अब कितना खर्च किया जाएगा, 40% मात्र खर्च किया जाएगा। यानी कि हमें कमी कितना करना होगा, 10% का कमी करना होगा। कितने में, 50,000 रुपये में। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचती है। तो यहाँ पर जो इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों संख्या दी गई है उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेंगे तो 24, 21 का जो है इसमें 3 गुणज है, बचा कितना, 7, तो यहाँ लिख लेंगे। 18 में से यहाँ पर 6 गुणज है तो कितना बचा, 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे। गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से एलसीएम 7 या 21, 24 × 21 तो 24 दूनी 48 और 24 यानी कि 480 या 24 आपका कितना हो जाएगा, 504 कि माइनस क्या करेंगे, ये जो 18 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 7, तो 18 - 7 करेंगे तो कितना आता है, 11। उसी तरीके से 21 - 10 करेंगे तो कितना आता है, 11। 24 माइनस जो है 13 करेंगे तो कितना आता है, 11। तो यहाँ पर जो सामान्य शेषफल आ रहा है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। और ये जो है क्या बोला जा रहा है कि वह संख्या क्या होनी चाहिए, 23 का न्यूनतम गुणज होना चाहिए, यानी कि 23 से वो कटनी भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसे जो हम लोग के का वैल्यू क्या पुट करें कि यह पूरी संख्या क्या हो जाए, 23 से कट जाए। तो डायरेक्ट जो यहाँ पर जो है निकालने का तरीका जो है आपका क्या हो जाता है, 23 से पहले यहाँ पर भाग दे देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46, 4 44 बचा। तो 23 आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका, 23 दूनी 46 यानी कि 21 के बच जाएगा। 23 यहाँ पर 504 को 23 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 के -11/23। तो अब ये आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे के का वैल्यू क्या पुट करके पूर्णतः कट जाए। तो काटने के लिए यहाँ पर जो क्या आपका हो जाएगा, 21 × 84 नहीं, 73 तो नहीं कटता, 21 आपका 6 से, हाँ आपका 6 से यहाँ पर कट रहा है। 21 6 कितना हो जाता है, 126। 126 - 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 115। और 115 क्या है, 23 से विभाज्य है। यानी कि हमें क्या पुट करना होगा, संख्या निकालने के लिए के का वैल्यू क्या पुट करना होगा, के का वैल्यू 6 पुट करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, के का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 504 × 6 - 11 तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 24, 3024 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3013 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 1200 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि जो है 15 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कितने साल में, 2 साल में वह राशि कितनी हो गई, सॉरी 2 साल में नहीं, 5 साल में। 5 साल में वह राशि कितनी हो गई, 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स हो गए। तो यहाँ पर जो क्या बोला जा रहा है कि समय में कितने समय में, 15 साल में वह राशि कितना गुना हो, यानी कि कितना हो जाएगी। तो यहाँ समय में कितनी आई है, 3 गुना। यहाँ पर क्या हो गया, पहले के हिसाब से 3 गुना समय हो गया। तो समय में जितना गुना होता है उसे क्या कर दिया जाता है, पावर पर बैठा दिया जाता है। यानी कि अगर 4 गुना होता है तो पावर 4 कर देते, 5 गुना होता है तो पावर 5 करते। यहाँ पर 3 गुना हुआ है तो पावर क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे। उतना ही क्या हो जाएगी, उतनी गुना धनराशि हो जाएगी। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो पहले धनराशि कितनी थी, तो 1200, तो इसका 8 गुना कितनी हो जाएगी धनराशि, तो 1200 गुना 8 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 × 8 =
छियानवे सौ नहीं सॉरी 12,000 थी, तो कितनी हो जाएगी 96,000, वो हो जाएगी 15 साल में वो धनराशि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो क्रमगत धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि जो है 2 कंसेक्यूटिव आपका पॉजिटिव ऑड नंबर के वर्गों का अंतर कितना दिया गया है 56 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों क्रमगत विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को बाई ऑप्शन सबसे बेहतर है बनाने का। तो सबसे पहले जो भी संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, सभी विषम है। अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं किसके स्क्वायर का यानी कि किसके वर्ग का अंतर 56 आता है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना करें 225 माइनस कितना हो जाएगा 13 का 169, अंतर कितना आ जाता है 6, 21 तो 16 5 21 यानी कि 56 आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर रहा है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चेक करके देख लीजिएगा, आपका 56 अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कार के जो है प्रति वर्ष 20% की दर से जो अवमूल्यन होना है यानी कि उसका मूल्य जो है क्या हो रहा है घट रहा है। तो 2 वर्ष बाद जो है कार का मूल्य जो है 48,000 नहीं 4,80,000 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार का वास्तविक मूल्य क्या था, यानी कि जो है ये 20% का सबसे पहले जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 यानी कि 5 यूनिट की कोई कार का जो है क्या हो रहा है 1 यूनिट का उसकी जो है राशि क्या होती जा रही है कमी होती जा रही है। यानी कि ये जो इधर से आपका इनिशियल फाइनल यानी कि अगर पहले उसकी कार की दाम 5 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई 4 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट की कमी हो गई। ये कितने वर्ष तक 2 वर्षों तक, तो 5 से कितनी हो गई 4 हो गई, गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 5 25 अनुपात 4 6 16 यानी कि जो है वास्तविक जो है कार का जो है मूल्य कितना है 25 यूनिट, लेकिन घटकर जो है फाइनल कितना हो गया 16 यूनिट हो गया 2 सालों के बाद। तो इस 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है रुपये में 4,80,000 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है 4,80,000 दिया गया है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा तो कितने बार में चला जाएगा 16 3 48 यानी कि यहाँ पर से कितना आ गया 30,000। हमें क्या चाहिए 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें जो है वास्तविक मूल्य चाहिए। तो 25 × 30,000 करेंगे तो आपका वास्तविक मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 × 75 पे 4 शून्य यानी कि 7,50,000 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर जो है एक टावर है, एक जो है उससे छोटा टावर है क्योंकि अवनमन कोण बोला जा रहा है। यहाँ पर जो है बड़ी वाली टावर की ऊंचाई कितनी दी गई है 60 मीटर। तो यहाँ पर से इसके शीर्ष का जो अवनमन कोण कितना है तो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। और इसका जो है पद यानी कि आधार से जो है अवनमन कोण कितना है तो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर से क्या पूछा जा रहा है इसकी यानी कि छोटे वाले जो है टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो है पूरी लंबाई कितनी दी गई है 60 मीटर दी गई है। तो 60 डिग्री के मैंने सामने वाला क्या बताया था कि ये √3 का वैल्यू होता है। किसका होता है √3 का वैल्यू होता है और इधर आपका 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो √3 का वैल्यू कितना है 60 मीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर 60 को √3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20√3 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3। तो अगर ये पूरा ये अगर इसे A मान ले इसे B मान लेते तो ए बी की लंबाई 20√3 है तो ये भी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर हो जाएगी। तो √3 के सामने वाला मैंने क्या बताया था कि ये 1 यूनिट हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है √3 यूनिट हो जाता है। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना है 20√3 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर से ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर की लंबाई है पूरा में से अगर ऊपर की लंबाई माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा इस टावर की लंबाई निकल जाएगी। तो 60 माइनस 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 40 मीटर यानी कि छोटे वाले टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि समीकरण 2x² - 8x - m = 0 है और उनमें से एक मूल 5/2 दिया गया है
तो समीकरण का दूसरा मूल और यम का मान क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यम का वैल्यू निकाल लेते हैं। यम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 5/2 है उसे क्या कर लेते हैं, यक्स का वैल्यू मान लेते हैं। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर 5/2 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यम का वैल्यू निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 2 इंटू आपका जो है यक्स का वैल्यू कितना, 5/2, तो यक्स स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25/2 दूनी 4 हो जाएगा। -8 यक्स का वैल्यू कितना है, 5/2 माइनस आपका क्या है, यम बराबर कितना हो जाएगा, 0। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितने बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक काटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एलसीएम आपका इतना आएगा। तो यहाँ पर जो है क्या रहने देंगे, ये जो आपका उधर चला जाएगा तो यम हो जाएगा प्लस यम, क्योंकि माइनस में है तो प्लस यम। यहाँ पर जो है 25/2 है, 8 × 5 = 40/2 हो जाएगा। तो 25 आपका ये बेस तो 2 हो जाएगा, 25 में से -40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -15/2। तो यम का वैल्यू कितना आ गया, -15/2। तो यहाँ पर तो यम का वैल्यू ऑप्शन में प्लस में है तो गलत है, यहाँ भी प्लस में है गलत है, माइनस में है माइनस में, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर से तो यम का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पर से जो आपका क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, यहाँ पर से जब यम का वैल्यू रखेंगे तो 2x² माइनस इक्वेशन आपका बन जाएगा -8x माइनस माइनस प्लस आपका कितना बन जाएगा, 15/2 = 0 हो जाएगा। तो हमें जो है दोनों मूल्यों के गुणज बराबर आपका क्या है, यानी कि अल्फा और बीटा के गुणज बराबर आपका क्या हो जाता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A। ये आपका क्या होता है, C होता है, और ये जो आपका क्या होता है, ये जो गुणज होता है वो A का वैल्यू होता है। यानी कि हमें जो है एक मूल्य कितना दिया गया, अल्फा को मान लेते कि पहला वाला मूल्य है, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2, और दूसरा वाला मूल्य यानी कि बीटा का हमें वैल्यू चाहिए। C का मान कितना है, 15/2 है, कितना है, 15/2 है, और A का मान कितना है, 2 है, यानी कि ये पूरा 2 है। तो अगर इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना होकर यहाँ पर जो है इसे हल करेंगे तो 5/2 बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 15/2 दूनी 4 आ जाएगा। हल करेंगे तो 5 × 15 2 दूनी 4, यानी कि दूसरा मूल्य जो है यहाँ पर से कितनी आ गई आपकी, 3/2 आ गई। तो यहाँ पर यम का वैल्यू -15/2 और आपका दूसरा मूल्य कितना आ गया, 3/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने के कारण 5% के लाभ और 5% की हानि में बदल जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो अगर 50 रुपये कम में बेचता है तो लाभ की जगह क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। यानी कि एक जगह लाभ हो रहा है, यानी कि पहले जो है जितना में बेच रहा था उससे अगर 50 रुपये कम में बेचता है तो 5% की हानि हो जाती है। तो पहले 5 का लाभ हो रहा था, दूसरे बार में 5% की हानि हो रही। तो दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, उसी के बराबर क्या दिया गया, रुपये बराबर दिए गए। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10%। 10% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 50 रुपया दिया गया। हमें क्या चाहिए, वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। सीपी का जो है, सीपी जो है किसी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। और 100% का सामान को जो है कितना में भी बोल रहा है कि शुरुआत में जो है प्रारंभिक में क्या करता है, 5% के लाभ पर बेचता है। यानी कि 100% का सामान कितना में बेच रहा है, 105% में बेच रहा है, क्योंकि 5% लाभ यानी कि 105% में बेच रहा है। यानी कि हमें क्या चाहिए, ये एसपी यानी कि 105% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 रुपये। हमें क्या चाहिए, 105% का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, इंटू 105 कर देंगे तो आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 5 × 5 = 25, यानी कि 525 रुपये आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में जो है 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये जो है अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने जो है उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से जो है 5% अधिक थे। तो परीक्षा का जो है पूर्णांक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो यहाँ पर बोला गया कि ये जो 80% जो छात्र अंक प्राप्त करता है, तो ये जो है 5% अंक अधिक प्राप्त करता है। किससे, जितने में जो वह पास हो सकता था उससे 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। यानी कि 80 उसने प्राप्त किया,
पास जितना मार्क है उससे 5% अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 5% निकल जाएगा। तो यहाँ पर से 80 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75% में क्या हो सकता था, वह व्यक्ति पास हो सकता था। लेकिन उसने अगर शुरुआत में कितने लाए, 65% अंक लाया, और क्या हो गए, 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया एक तरीके से, यानी कि क्या हो गया, 20 अंक जो है कम थे, यानी कि 20 अंक जो है क्या थे, कम थे। तो 75 से जो है प्रतिशत में अंतर कितना है, 65 और 75 में अंतर कितना है, डिफरेंस का 10% का अंतर है, और नंबर में कितने के बराबर है, 20 अंक के बराबर है। और किसी भी परीक्षा का जो है टोटल नंबर कितने का होता है, हमेशा 100% का। कोई भी परीक्षा हो उसका कुल जो है 100% के नंबर का परीक्षा होता है, 100% का परीक्षा होता है। तो अगर 10% का वैल्यू जो है 20 नंबर के बराबर है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 नंबर के बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि x√12 बराबर 4 प्लस x√3 है, तो x का मान क्या होगा। तो इसे हल करना है। तो √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 को अगर नहीं आता आपको डायरेक्ट इस तरीके से तोड़ने में तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 जो है 2 बार है तो क्या हो जाएंगे, अंडर रूट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर से तो हो जाएगा 2x, रूट क्या हो जाएगा 3, x√3 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x√3 बराबर कितना है 4। तो 2x√3 माइनस x√3 आपका क्या बचेगा, x√3 बचेगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर आपका यहाँ पर से कितना वैल्यू आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि p बराबर जो इतना वैल्यू है, q बराबर इतना वैल्यू है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि p/q का वैल्यू क्या होगा। तो p/q का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो p का वैल्यू कितना है, 2 + √3, और q का वैल्यू कितना है, 2 - √3। तो मैंने बताया था कि जब इस तरीके के प्रश्न को जो आपको रैशनलाइज करने का नौबत आए तो शॉर्टकट तरीका होता है कि जब आपका बेस सेम रहे और सिर्फ साइन में चेंज रहे तो करना कुछ नहीं होता, ऊपर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे का क्या हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7 प्लस 2 दूनी 4√3 हो जाएगा, बटा 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 7 + 4√3 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो 1/2 है, इसे जो है स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, यानी कि भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगी, सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि अगर 1/4 है तो कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इंटू आपका क्या है यहाँ पर, इंटू 1/2 है, हल करेंगे प्लस 1/2 है, यहाँ पर क्या है, भाग है, तो यहाँ पर पहले इस स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, 3/8 है, भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 3/8 को क्या लिखेंगे, 8/3। जो बचा अब उसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर से आपका 2 दूनी कितना हो जाता है 4, तो 4 से 4 कट गया, 2 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना वैल्यू आ गया, 1, प्लस यहाँ से यहाँ तक आपका कितना बचा, 4/3 बचा, 4/3। शायद हम लोगों ने गलत, ये आपका 4 चक 16 आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका कितना आएगा, 3/16 आएगा, 3 क्योंकि 3 × 1 3, 4 चक कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपके 8 के जगह 16 होगा, कितना होगा 8 के जगह 16, तो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 8/3 आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3, एलसीएम 8 है 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11/3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर जो है n का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर जो है निकालने के लिए जो संख्या से विभाजित की जा रही थी और जो शेषफल आ रहा है उसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या करना है, 7 n के स्क्वायर को 5 से भाग करके देखना है कि शेषफल कितना आता है। तो n का वैल्यू कितना आया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, 49 को 5 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, तो आपका 5 × 9 = 45 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग।
तो यहाँ पर से जो है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे इसका, तो 2 से काटेंगे 0.4 को तो कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पर से आपको कितनी आ गई 2.2 इंटू 0.2, भाग का साइन है तो भाग को हम लोग जो है इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बटा कितना हो जाएगा 0.2 माइनस आपका कितना है 1/2 इंटू कितना है 4 है। सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी कि 0.04 हो जाएगा। तो अगर एक में से 0.04 जाएगा तो आपका एक में से 0.04 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो 4 में से 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो गुना हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 0.2 चला गया, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर से 2.2 माइनस 2, हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आएगा। यही आपका क्या होगा सही आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है तो खंबे के सूर का उन्नयन कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि खंबे की लंबाई कितनी है 10 मीटर, छाया कितनी है इसकी 10√3 मीटर है। तो यहाँ पर से क्या पूछा जा रहा है कि इसका उन्नयन कोण यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा होगा, यानी कि 10/10√3 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। हल करेंगे तो 10 चला गया तो कितना आपका आ जाता है 1/√3। तो tan कितनी डिग्री का यानी कि थीटे का, tan थीटा में कितने थीटा का मान रखे कि 1/√3 मान आ जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 30 डिग्री वैल्यू होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त जो है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर जो स्पर्श करता है और भुजा EB और EC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से जो स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि AQ की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है बनाना चाहिए इस तरीके का प्रश्न। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है, कौन सी ABC, क्या है ABC है, A है B है और C है। फिर बोला गया कि एक जो है वृत्त बनाया जाता है जो BC को P पर स्पर्श करती है और इसे जो है बढ़ाने पर किस पर मिलती है, यानी कि इस तरीके से जो है इसे बढ़ाने पर AB को अगर बढ़ा यानी कि पहले तो BC पर जो है किससे मिल जाती है, यहाँ पर P से स्पर्श कर जाती है और जब AB को बढ़ाया जाएगा तब किस पर मिलती है Q पर मिलती है और जब AC को बढ़ाया जाता है तो किस पर मिलती है R पर मिलती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि AQ जो है बराबर किसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब वृत्त में इस तरीके से एक ही पॉइंट से दो स्पर्श रेखा यानी कि एक ही वृत्त पर एक ही पॉइंट से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है आपस में बराबर होती है। ये तो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं AQ तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर से AQ बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा AR हो जाएगा। एक तो आपका ये चीज़ ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर से ये भी आपका एक तरीके से एक बिंदु है तो ये यानी कि ये जो आपका स्पर्श है ये जो आपका BP यानी कि BQ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर BQ बराबर BP होगा। फिर जो है यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा CP बराबर CR होगा। तो ये तीन चीज़ जो आपको इस तरीके के प्रश्न हल करने के लिए पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अब इसे हल क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए AQ का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए AQ का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किससे हमें रिलेशन खोजना है AB यानी कि इस त्रिभुज के परिमाप से हमें रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA ये आपकी क्या है पूरी अथी है बराबर जो है हम लोग इसे क्या लिख सकते AB प्लस BC को हम लोग क्या लिख सकते ये जो आपका BC है ये असल में क्या है ये जो आपका BC है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्योंकि ये जो BP है BP बराबर मैंने क्या बोला था BQ के बराबर है। यानी पहले यहाँ पर मैं तोड़ लेता हूँ पहले BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं BP प्लस
BP प्लस PC लिख सकते हैं प्लस। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्टकट से तो काफ़ी लोग बता देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से हल किया जाता है इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर जो है BC को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, BP प्लस PC। फिर जो है यहाँ पर CA उसी तरीके से लिख देंगे। फिर जो है यहाँ पर हम लोग इसे जो अभी इग्नोर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पर अभी ध्यान देंगे, ये बराबर वाले पे। तो यहाँ पर से जो आपका क्या बचेगा, AB प्लस BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस BP के बराबर मैंने अभी क्या बताया, BP और BQ क्या है, बराबर है, तो BP के जगह क्या लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर BQ हो गया प्लस PC के जगह पर मैंने क्या बोला कि PC जो है CR के बराबर है, तो PC क्या लिख सकते हैं, PC के जगह पर CR लिख सकते हैं, तो CR लिख दिया प्लस आपका CA हो गया। फिर आपका क्या है यहाँ पर AB प्लस BQ, ये आपका क्या है AB प्लस BQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा AQ लिख सकते हैं, क्योंकि AB प्लस BQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा AQ, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया AQ। फिर यहाँ पर से CR प्लस CA को, यानी कि ये जो आपका है, ये जो है CA प्लस CR को क्या लिख सकते हैं, पूरा AR लिख सकते हैं, यानी कि प्लस AR लिख देंगे। तो यहाँ पर से मैंने अभी क्या बोला था कि AQ बराबर किसके, AR के बराबर है, यानी कि AR के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका क्या आ गया, 2AQ आ गया, कितना आ गया, 2AQ आ गया, जो कि किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C के बराबर, AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर आ गया, 2AQ के बराबर आ गया, इतना पूरा हल करने पर। तो AQ का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, AQ का वैल्यू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बेहतर तरीक़ा से बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग करेंगे √3 क्या है, tan 2 थीटा, 3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, √3 से 3 को काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो tan 60 का मान, tan 60 का मान तो √3 होता है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में, यानी कि थीटा बराबर आपकी कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि देवेश जो है हर दिन 7 बजे जो है निकलता और सुबह 8:30 बजे जो ऑफिस पहुँचता। एक दिन वह अपने घर जो है सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपने गति के 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी अपनी समान गति के 6/5 पर पूरा किया। तो उस दिन जो है देवेश लगभग जो है कितने बजे ऑफिस पहुंचा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चाल निकालनी होगी। चाल जो है किस तरीके से हम लोग जो है खुद यहाँ पर एज्यूम करेंगे। एज्यूम कैसे करेंगे, एज्यूम करने का भी तरीका होता है। एज्यूम यहाँ पर ऐसे करेंगे, जो कि यहाँ पर गति का जो है क्या दिया गया, फ्रैक्शन वैल्यू जो दिया गया, उसका क्या करेंगे, बेस का एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो स्पीड हम लोग कितना मान लेंगे, 30 मान लेंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। तो स्पीड यानी कि चाल कितना मान लेते हैं हम लोग, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगर यहाँ पर हम लोगों ने स्पीड यानी कि चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, तो दूरी भी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 7 बजे निकलता है, 8:30 बजे पहुँच जाता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ये फार्मूला होता है। तो हमें जो है क्या पता है, स्पीड भी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, समय भी पता है कि कितने समय में पहुँच जाता है। 7 बजे निकलता, 8:30 बजे पहुँच जाता है, यानी कि 1.5 घंटा में। कितने घंटे में, 1.5 घंटे में वो ऑफिस पहुंच जाता है। तो हमें जो है चाल कितना पता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितनी दी गई है, 1.5 घंटा, यानी कि पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, ये 15 बार में। तो दूरी आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर से 15 3 45 किलोमीटर की आ गई, दूरी आ गई। तो अब हमें दूरी भी पता है और हमें क्या पता है, चाल भी पता है। लेकिन
हमें जो है क्या निकालना है कि इन दोनों के चाल के हिसाब से जो है ऑफिस कितने समय में पहुंचा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला कि कुल दूरी का 5वां हिस्सा, तो कुल दूरी हम लोग का 45 किलोमीटर है, तो इसका 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर आपका हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमें टाइम ही चाहिए, तो दूरी कितनी है 9 किलोमीटर, और कितनी की चाल से जाता है, जो असल चाल है उसका 5/6 से, तो 30 का 5/6 कितना हो जाएगा 6×5 30, यानी कि 5×5 25 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस जो बाकी बची दूरी है, तो 45 में से 9 किलोमीटर चल चुका है, तो बचा कितना दूरी 36 किलोमीटर। वो कितने की चाल से जाता है, जो असल चाल है उसका 6/5 से, तो 30 का 6/5 कितना हो जाएगा 5×6 30, यानी कि 6×6 36 किलोमीटर के हिसाब से हल करेंगे। यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगी कितने बजे वो ऑफिस पहुँचता है। तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर से तो आपका 1 घंटा आ गया, कितना आ गया 1 घंटा। यहाँ पर से तो आपका मिनट में ही वैल्यू आएगा, तो मिनट में जो है 9/25 जो है कितना हो जाएगा, मिनट में चेंज करेंगे तो 9/25 × 60 हल करेंगे तो 12×5 60, 5×5 25, तो 12×9 108/5 216, यानी कि आपका लगभग जो है कितना आ जाएगा 21 मिनट आएगा। तो 1 घंटा यहाँ से लगता है, 21 मिनट पहले वाले दूरी को तय करने में लगता है, यानी कि टोटल कितना लग गया 1 घंटा 21 मिनट। तो अगर वह 7 बजे निकलेगा तो 1 घंटा 21 मिनट लगेगा समय पहुंचने में, ऑफिस पहुंचने में। तो कितना बच जाएगा, अगर 7 बजे निकलता है तो 1 घंटा 21 मिनट जो आपका 8:21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान जो है 8 और लड़कों को जो है दाखिल हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना हो गया 1:1 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच जो है कितना अंतर था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्या बोला गया कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था 5:7 था। क्या बढ़ाए गए, लड़के बढ़ाए गए, यहाँ पर लड़कियाँ का कोई भी यहाँ पर जो है क्या किया गया परिवर्तन नहीं किया गया, और अनुपात कितना रह गया, लड़के और लड़कियों का 1:1 ही रह गया, यानी कि 1:1। यानी कि अगर पहले अगर लड़कियाँ 7 यूनिट थी तो अब भी कितनी रही होगी 7 यूनिट, तो लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट है तो 7 यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो असल में रेशियो कितना हो जाएगा 7:7, यानी कि पहले भी 7 लड़कियां थी 7 यूनिट, तो अब भी कितनी है 7 यूनिट है। लेकिन लड़के में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई 5 से 7 यूनिट हो गए, तो कितनी हो गई 2 यूनिट की वृद्धि हो गई, और संख्या में कितने की वृद्धि हुई थी 8 की। तो यहाँ पर से जो है हमें पूछा क्या गया था कि लड़की और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो लड़के कितने थे 5 यूनिट, लड़कियाँ कितनी थी 7 यूनिट, अंतर कितना है 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट का अंतर जो है संख्या में कितना आया था 8 का, यानी कि लड़के और लड़कियों में संख्या में अंतर 8 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका क्या है, ग्राफ में दिए गए, ग्राफ में क्या दिया गया है पूरा जो है, यानी कि इस ग्राफ में जो है कार्य को पूरा करने हेतु 5 जो है लड़के लड़कियों की व्यक्तिगत तौर पर दिनों की संख्या दी गई, यानी कि कोई काम है जो कि इन 5 लड़कों द्वारा कितने कितने दिनों में किए जाते वो आपसे दिया गया है इस ग्राफ में। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सौरभ आपका यहाँ पर है और कृपाल आपका यहाँ पर है, तो सौरभ कितने दिनों में करता है, सौरभ आपका यहाँ पर 30 दिनों में अकेले किसी काम को करता है, और कृपाल जो है कितने दिनों में कर लेता है 20 दिन में। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3, यानी कि यहाँ पर से जो आपका सौरभ जो है 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, यानी कि 2 की इफिशियंसी, और कृपाल की जो है 3 की इफिशियंसी है। तो समय निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टोटल काम कितना है 60, दोनों की कार्य क्षमता मिलकर कितने काम करेंगी, तो 3 और 2 5, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 दिनों में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2010 से 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट टीम में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई गई, यानी कि प्रत्येक साल में जो है 500 से अधिक रन कितने बल्लेबाज बनाए उनकी संख्या दी गई। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर,
वो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाई है। तो जिस वर्ष में बैट्समैन की संख्या अधिक है वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो है सबसे अधिक 10 है, कौन से साल में, तो 2011 साल में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। और 999 के ऊपर कौन सी संख्या का वर्ग होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। कितना होता है, 1024 होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, 999 घटा देंगे, क्योंकि 999 से बड़ी यही जो आपकी क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है 1024 ही, किसकी, 32 की होती है। तो घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25। यानी कि अगर 999 में 25 जोड़ दिया जाता तो क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात कितना दिया गया, 2:3। बाद में जो है ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:10। कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर दोनों संख्याओं में। लेकिन यहाँ पर जो है यूनिट में कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर 5 यूनिट का, यहाँ पर 7 यूनिट का वृद्धि हो जा रहा है। लेकिन जोड़ा तो गया था समान, लेकिन यूनिट में वृद्धि अलग अलग दिख रही है। तो हमें क्या करना होगा, समान बनाना होगा। तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस को गुना कर देंगे। तो 3 में से 2 गया है 1, तो यहाँ पर 1, 7, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से नया रेशियो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 1 से गुना भी करेंगे रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से गुना नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, 6 से 7 हो गया, यहाँ पर 9 से 10 हो गया। यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 यूनिट के बराबर हो गया। और संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 है। तो पूछा क्या गया कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो पहली संख्या कितनी थी, 6 यूनिट, दूसरी संख्या कितनी है, 9 यूनिट, अंतर कितना है, 3 यूनिट का। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 पुरुष जो है किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार जो है 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, मैन इंटू डेज होता है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो आदमियों की संख्या कितनी है, 5, दिनों की संख्या कितनी है, 12। काम कितना करना है, कोई भी काम खुद में जो है 100% होता है। तो उसमें बोला कि 50% अधिक जो है क्या करना है, काम करना है, यानी कि अधिक दीवार बनाना है। तो यहाँ पर जो है 50% अधिक टोटल वर्क है। कोई भी काम जो है 100% होता है, तो उसमें जो है 50% अधिक, यानी कि काम कितना चाहिए, 150% अवर काम चाहिए। और उस काम को जो है 150% और करेगा कितने, 10 दिन में करना चाहिए। आदमियों की संख्या में निकालनी है तो इंटू क्या कर देंगे, मैन, दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो टोटल काम बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 100। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा 3 बार में, 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से यहाँ पर 6 बार में, 2 से यहाँ पर कितने बार में, 3 बार में। तो 3 तिया यहाँ पर आपकी कितनी आ गई, 3 तिया 9, यानी कि आदमियों की संख्या कितनी लगेगी, 9 लगेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।